ये पुलिस की जीप है, बेला ने कहा। तुम्हारे लिए किसी मुसीबत का बायस भी बन सकती है। मुसीबतों से तो निमटने आए हैं, कोई नई मुसीबत आई तो इसे भी निमट लेंगे, मैंने जवाब दिया और जीप से उतर गया। सीता वाली गाड़ी की डिग्गी खोलकर मैंने सूटकेस निकाला और जीप में बेला के सामने वाली सीट के नीचे रख दिया। बेला बड़े गौर से सूटकेस को देख रही थी। फिर मैंने रत्ना को बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये भी खुली जीप थी, यानी बगैर छत की। इंजन स्टार्ट करने से पहले मैंने डैशबोर्ड की डायल्स पर नज़र डाली। फ्यूल बताने वाली सुई बता रही थी कि टैंकी फुल थी। इंजन स्टार्ट करके मैंने जीप को रिवर्स में लिया और कुछ पीछे ले जाकर इसे आगे बढ़ा दिया और इसे चट्टानों के दरमियान इस रास्ते पर मोड़ दिया जिसे पहले मैं नज़रअंदाज कर चुका था। बेला ने ठीक कहा था, चरमपुरम की जाने वाली सड़क असल रास्ता यही था, जो काफ़ी कुशादा था। दो बसें भी आसानी से पहलू ब पहलू चल सकती थी। पुख्ता सड़क नहीं थी। चट्टानों में बल खाते हुए रास्ते को बुलडोज़र से हमवार किया गया था। बाज़ मकामात पर चट्टानें काट कर रास्ता बनाया गया था। हम तकरीबन आधे घंटे तक इन चट्टानों में रहे। पथरीले और नाहमवार रास्ते पर जीप बुरी तरह झटके खा रही थी। पिछली सीट पर बैठी हुई बेला बार बार उछल रही थी। इसके दोनों हाथ भी पुश्त पर बंधे हुए थे। वो अपने आप को संभालने के लिए कोई सहारा भी नहीं ले सकती थी। कोई ज़ोरदार झटका लगता तो अपनी सीट पर ज़ोर से उछलती और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती। बेला ही की वजह से मैंने जीप की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं की थी। पहाड़ियों से निकलकर हम खुले मैदान में आ गए। मैदान नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ रेगिस्तान था। सख्त और जमी हुई रेत थी, लेकिन चंद मील का फासला तय होने के बाद इलाका तब्दील होने लगा। अब रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियाँ नजर आने लगी थीं और फिजा में कुछ खनकी सी थी आ गई। खनकी वहीं होती है जहाँ पानी और सब्ज़ा हो। सब्ज़े के आसार तो नजर आने लगे थे। आगे कहीं कोई झील भी ज़रूर होगी। दरअसल राजस्थान में जगह जगह ये कुदरती झीलें ही ज़िंदगी का बायस थीं। अगर ये झीलें ना होती तो यहाँ आबादी भी ना होती और शायद ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता। क्या तुम्हें एक बात पर हैरत नहीं हुई बेला, मैंने कहा। हम तकरीबन 40 मिनट तक इन पहाड़ियों में बरसरे बेकार रहे। वो झील और बस्ती वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन किसी ने मुदाखलत नहीं की। मेरा मतलब है, बस्ती के लोग फायरिंग की आवाज़ें सुनकर सूरत हाल मालूम करने के लिए इस तरफ नहीं आए। वो लोग पागल नहीं है। पिछली सीट पर बैठी हुई बेला ने जवाब दिया, अगर पहाड़ियों में फायरिंग दिन के वक्त होती तब भी इस तरफ कोई ना आता। रात के वक्त क्यों आने लगी? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, इस बस्ती में पुलिस वालों की तादाद 2-4 से ज़्यादा नहीं होगी। इन्हें क्या पड़ी है कि रात को पहाड़ियों में आकर फायरिंग की वजह मालूम करते, और बस्ती के लोग वो तो फायरिंग की आवाज़ें सुनकर अपने घरों में बंद हो गए होंगे। डाकुओं के गिरोह वक्तन फवक्तन बस्तियों पर हमलावर होते रहते हैं। अरे छोड़ो ना जी, रत्ना ने इसकी बात काट दी। वो अब तक खामोश बैठी रही। ये बुनिया कौम है ही डाकू जोड़ तोड़ की माहिर, जोड़ तोड़ से हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। अगर इनकी साजिशें ना होती तो अब तक हिंदुस्तान में खालिस्तान भी बन चुका होता। ओहो, मेंढकी को भी जुकाम हो गया, बेला ने तंजिया लहजे में कहा। खालिस्तान के लिए तुम सिखों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या मिला तुम लोगों को? जिल्लत रुसवाई के सिवा कुछ मिला? हिंदुस्तान में तुम लोगों को जो इज्जत थी वो भी ख़त्म हो गई और देश से बाहर भी रुसवा हुए। रत्ना ने भी बहुत सख्त किस्म का जवाब दिया। इसे बेला का जवाब भी सुनना पड़ा। कुछ देर तक इन दोनों में ज़ुबानी तकरार होती रही। फिर रत्ना तैश में आकर अपनी सीट पर खड़ी हो गई और राइफल को दोनों हाथों में पकड़कर इसका बट ज़ोर से मार दिया। बेला के मुंह से चीख निकल गई। वो सीट से नीचे गिर गई। रत्ना को हमलावर होते देखकर अगर वो जल्दी से सर न झुका लेती तो राइफल का बट इसके शानी के बजाय सर पर लगता और खोपड़ी पाश पाश हो जाती। मैंने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीप रोक ली। ये क्या किया तुमने? मैंने रत्ना को घूर कर देखा और छलांग लगाकर जीप के पिछले हिस्से में आ गया। बेला मुंह के बल सीटों के दरमियान गिरी थी। शाने पर राइफल की ज़रब के अलावा इसे गिरने से भी छोड़ लगी थी। मैंने इसे बाहों से पकड़कर दोबारा सीट पर बिठा दिया। मेरे हाथ पैर खोल दो, मैं इस कुतिया को बताती हूँ कि मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। बेला के हलक से बिल्ली जैसी गुर्राहट निकली। मुझे किसी ढंग की जगह पर पहुँच लेने दो, मैं तुम दोनों को कुव्वत आजमाई का पूरा मौका दूंगी, मैंने अपनी सीट पर आते हुए कहा और रत्ना की तरफ देखते हुए बोला, रत्ना तुम भी ज़रा अपने गुस्से पर काबू रखो। बेला इस वक्त हमारी कैदी है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जेनेवा कमीशन के मुताबिक जंगी कैदियों के साथ इस किस्म का सलूक गैर कानूनी है। कैदी की देखभाल करना और इसे अच्छी हालत में रखना हमारा फ़र्ज़ है। जंगी कैदी? रत्ना गुर्राई, तुम नहीं जानती इन्होंने हमारे नौजवानों के साथ क्या किया है। इनके सुरमा तो दंदनाते हुए गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे और वहाँ से पकड़े जाने वाले नौजवानों के साथ उन्होंने जो बेईमाना सलूक किया, इसे देखकर शैतान का भी सर झुक गया था। इन लोगों ने खालसा तहरीक के दौरान हमारे जितने भी नौजवान पकड़े थे, इनमें से अक्सर को इस तरह गायब कर दिया कि इनका आज तक पता नहीं चला, और जिनको इन लोगों ने छोड़ दिया था वो ज़िंदगी भर के लिए मफलूज हो गए थे।
किसी की आंखें निकाल दी गईं, किसी की टांगें तोड़ दी गईं और किसी के बाजू काट दिए गए। और तुम कहते हो कि मुझे इसके साथ बेहतर सलूक करनी चाहिए। इसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इसे सिर्फ राइफल का बट मारा है, इसके गंदे शरीर में गोलियों से सुराख नहीं कर दिए। तुम्हें अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका ज़रूर मिलेगा, मगर बेला इस वक्त हमारी कैदी है। मैंने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत है। अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो यही हमारे काम आ सकती है। मैंने आखिरी जुमला धीमे लहजे में कहा था ताकि आवाज़ बेला के कानों में न पहुंच सके। बेला पिछली सीट पर करा रही थी। राइफल के बट से इसे यकीनन ज़ोरदार चोट लगी थी और हाथ बंधे हुए होने की वजह से वो अपनी चोट सहला भी नहीं सकती थी। मैं एक झटके से जीप को हरकत में ले आया और बतदरीज इसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। अब सड़क के अतराफ में खुदरू झाड़ियाँ नहीं थी, बाकायदा खेत थे और जा बजा ऊंचे दरख्त भी नजर आ रहे थे। रात के वक्त ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इन खेतों में कौन सी फसलें थीं और दरख्त किस किस्म के थे। थोड़ी देर बाद सामने बहुत दूर टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हम चरमपुरम नामी कस्बे के करीब पहुंच रहे हैं। वक्त का मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में 10 बजने के लगभग होंगे। मेरी नज़रें इन रोशनियों पर थीं जो रफ्ता बरफ्ता वाज़ेह होती जा रही थी। बेला, मैंने पहले गर्दन घुमाते हुए कहा, मेरा ख्याल है हम चरमपुरम पहुंचने वाले हैं। कितना बड़ा कस्बा है और यहाँ पुलिस के बारे में क्या ख्याल है? बेला ने भी गर्दन घुमाकर सामने देखा, फिर बोली, इस कस्बे की आबादी 8-10 हज़ार के करीब है। यहाँ एक पुलिस चौकी है। अमले की तादाद भी 35 ज़रूर होगी, लेकिन इन इलाकों के पुलिस वाले डाकुओं से ज़्यादा खौफनाक हैं। यहाँ तो दिन के वक्त बस के मुसाफिरों को भी परेशान किया जाता है। रात को तो सफ़र करने वालों की जामे तलाशी लेकर इनसे कीमती चीज़ें छीन ली जाती हैं। एहतजाज करने पर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, इसलिए लोग रात के वक्त छोटे इलाकों में सफ़र नहीं करते। तो फिर क्या ख्याल है, जीप को किसी और रास्ते पर मोड़ लें ताकि कस्बे में दाखिल हुए बगैर बाहर ही से निकला जाए? मैंने कहा। बेकार है, बेला ने जवाब दिया। जीप के हेडलैम्प्स की रोशनियां देख ली गई होंगी। ये सड़क सीधी कस्बे के मेन बाजार में जाती है, जहां होटल वगैरह देर तक खुले रहते हैं। लोग किसी एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो गए होंगे ताकि इस खतरनाक इलाके में रात को सफ़र करने वालों को देख लें। अगर जीप किसी और रास्ते से निकालने की कोशिश की तो पुलिस को शुबा हो जाएगा और हमें घेरने की कोशिश की जाएगी। ये भी तो पुलिस की जीप है, क्या इसके बावजूद हमें कोई खतरा हो सकता है? मैंने कहा। तुम नहीं जानते, इन्हें शुबा हो सकता है, जीप छीनी भी जा सकती है। बेला ने कहा। यहाँ बिजली तो नजर आ रही है, टेलीफोन की लाइन भी होगी? मैंने पूछा। बिजली के लिए कस्बे का अपना छोटा सा पावर हाउस है, अलबत्ता टेलीफोन की लाइन नहीं है, मगर पुलिस चौकी में वायरलेस ज़रूर होगा। बेला ने कहा। वो मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। न जाने मेरे जहन में ये ख्याल क्यों आया था कि मुमकिन है टेलीफोन और वायरलेस के ज़रिए इस इलाके के पुलिस स्टेशनों को हमारे बारे में इतला दी जा चुकी हो। मेरी एक बात मानो कि बेला ने कहा। क्या? मैंने पूछा। मेरे हाथ पैर खोल दो और मुझे स्टीयरिंग के सामने बैठने दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बाहिफाजत इस कस्बे से निकाल दूंगी। बेला ने कहा। नहीं, ये नहीं होगा, मुझसे पहले रत्ना चीख उठी। तुम चुप रहो, मैंने तुमसे बात नहीं की। बेला इससे भी ज़्यादा ज़ोर से चीखी। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई। मेरी तुम्हारी दुश्मनी ज़रूर है, लेकिन बाज़ औक़ात तुम्हारी बातें मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और इसीलिए इसी वक्त भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस वक्त तुम हमारे रहमो करम पर हो, लेकिन बाद में हम तुम्हारी रहमो करम पर होंगे। इस मरतबा भी रत्ना ही बोली। तुम्हारे रहमो करम पर होने के बावजूद मैं इस कस्बे में दाखिल होते ही तुम लोगों के लिए मुसीबत बन सकती हूँ। बेला ने कहा। मैं चीख चीख कर लोगों को बता दूंगी कि तुम लोग कौन हो। तुम अकल की अंधी ज़रूर हो, मगर लोग अंधे नहीं हैं। वो जब मुझे इस तरह बंधे हुए देखेंगे तो इन्हें यकीनन शुबा होगा, और पुलिस के बारे में तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ठीक है, मैंने जीप रोक ली। इस मरतबा मैंने रत्ना को बोलने का मौका नहीं दिया। मैं गन लेकर तुम्हारे साथ बैठूंगा बेला। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो अपनी और रत्ना की ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम यकीनन ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे जीवन से बहुत प्रेम है। बेला ने जवाब दिया। मैं ऐसी बेबसी की मौत नहीं मरना चाहती, मैं अभी ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मैंने जीप के पिछले हिस्से में आकर बेला की रस्सियाँ खोल दी। वो कलाइयाँ सहलाने लगी और फिर इसका हाथ अपने शाने पर पहुंच गया जहां राइफल के बट से चोट लगी थी। इस दौरान रत्ना भी आगे वाली सीट से उठकर पीछे आ गई थी। इन पहाड़ियों से जब हम रवाना हुए थे तो रत्ना ने अपनी साड़ी उठाकर धोती की तरह लपेट ली थी। इस वक्त भी पिछली सीट पर बैठकर इसने साड़ी को इस तरह लपेट लिया कि टांगे नंगी न हो। मैं इसे राइफल लेकर आगे वाली सीट पर बैठ गया। बेला ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। अरे मुझे याद आया, तुम्हारी वो ऐनक कहाँ गई जो पहाड़ियों में हमारे सामने होते वक्त तुमने लगा रखी थी? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा ख्याल था वो ऐनक कहीं गिर गई थी। ये रही। बेला ने पतलून की जेब से ऐनक निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी।
इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं इसे ऐनक लेकर कुछ देर इसे उलट पलट कर देखता रहा और फिर गैर इरादी तौर पर इसे आंखों पर लगा लिया। इसके साथ ही मैं उछल पड़ा। सामने सड़क पर तो जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी थी, लेकिन दाएं बाएं अंधेरा था। मगर ऐनक लगाते ही मुझे यूं लगा जैसे अचानक ही दिन निकल आया हो। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई थी। मैंने ऐनक उतार ली, फिर वही अंधेरा था। चंद लम्हों बाद मैंने ऐनक दोबारा लगाई। इस मरतबा फिर अतराफ में रोशनी फैल गई। मैं जिस तरफ भी देखता दिन जैसी रोशनी नजर आती। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि इन पहाड़ियों में जब मैं और रत्ना कार में बैठे हुए थे तो बेला हमारी हर हरकत को किस तरह देख रही थी। ये मैंने ऐनक उतार कर बेला की तरफ देखा। वो उसकी बनी हुई है। बेला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अफगानिस्तान में रूसी फौजी ऐनकें इस्तेमाल करते हैं ताकि रात की तारीकी में भी अफगान मुजाहिदीन पर निगाह रखी जा सके। हमें भी मॉस्को सरकार ने ये ऐनकें बड़ी तादाद में तोहफे में दी हैं। हमारी सरहदी मुहाफिज ये ऐनकें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो रात की तारीकी में भी सरहद की दूसरी तरफ दूर दूर तक देख सकते हैं। मैं एक बार फिर ऐनक को उलट पलट कर देखने लगा। इस वक्त जीप कस्बे के करीब पहुंच चुकी थी। बेला ने रफ्तार हल्की कर दी। कस्बे की आबादी सड़क के दोनों तरफ फैली हुई थी। दाएं बाएं की गलियों में भी दुकानें होंगी, मगर मरकजी बाजार यही था जिस तरफ हमारी जीप बढ़ रही थी। बेला का कहना दुरुस्त साबित हुआ था। बहुत से लोग सड़क पर खड़े हमारी जीप की तरफ ही देख रहे थे। इस तरफ शायद रात के वक्त कोई गाड़ी नहीं आती थी। इन लोगों का यकीनन तजस्सुस होगा कि रात के वक्त सफ़र करने कौन लोग हैं। आगे एक छोटा सा चौराहा था जिसके वस्त में एक 2-2.5 फीट ऊंचा वसी चबूतरा बना हुआ था और इस चबूतरे पर मालचियों का कब्जा था। चटाइयाँ बिछी हुई थीं और कई लोग मालिश करवा रहे थे। जीप अभी इस चबूतरे से कुछ दूर ही थी कि एक आदमी अचानक ही किसी तरफ से निकलकर सामने आ गया। बेला को अचानक ही ब्रेक लगाने पड़े। मैं भी अपनी सीट पर उछल कर रह गया। वो एक पुलिस कांस्टेबल था। घुटनों तक निकर, आधे आस्तीन की कमीज, सर पर टोपी, बेल्ट के होलिस्टर में रिवॉल्वर अड़सा हुआ था और हाथ में छड़ी थी। दाढ़ी और मूछें कुछ इस तरह की थी कि इसका चेहरा खासा खौफनाक हो गया था। वो पुलिस वाले से ज़्यादा कोई डाकू ही लग रहा था। या तुम्हें सड़क पर चलने की तमीज़ नहीं? अगर जीप के नीचे आ जाती तो कौन जिम्मेदार होता? बेला ने चीखते हुए कहा। जुबान संभाल कर बात कर छोकरी। पुलिस वाले के लहजे में बड़ी करख्तगी थी। जीप का इंजनवा बंद कर दे और नीचे उतरा। और तू भी भाया और ये बंदूकड़ी नीचे कर लो। इसने आखिरी अल्फाज मेरी तरफ देखते हुए कहा। बेला ने जीप को साइड पर ले जाकर इंजन बंद कर दिया। सामने ही एक होटल था जिसके सामने सड़क के किनारे तक मेज़ें और कुर्सियां पड़ी थी। बहुत से लोग बैठे हुए थे और सब हमारी तरफ देख रहे थे। इन सब को शायद इस बात पर हैरत थी कि एक आदमी और 2 औरतें रात के वक्त सफ़र किस तरह कर रही थी, जबकि इन इलाकों में कदम कदम पर डाकुओं का खतरा था। ये सब रांगड़ थे और आपस में छह मगोइयाँ कर रहे थे। इनकी आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी मगर अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। इन इलाकों में ज़्यादातर मावड़ाई ज़ुबान बोली जाती थी। इलाका कोई भी हो, शहर और देहात की ज़ुबान में बड़ा फ़र्क होता है। मैं 6 महीनों से माउंट आबू में था। वहाँ भी मावड़ाई ज़ुबान ही बोली जाती थी और मैं ये ज़ुबान समझने के अलावा बोलने भी लगा था। मगर देहातों में बोली जाने वाली ये ज़ुबान मेरे सर पर से गुजर रही थी और इस वक्त भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। कुछ लोग उठकर जीप के करीब आ गए थे। इनमें कई ऐसे थे जो खा जाने वाली नज़रों से बेला और रत्ना को घूर रहे थे। वो पुलिस वाला भी सामने से हटकर ड्राइविंग साइड पर आ गया। किधर आ रहे हो आधी रात को? पुलिस वाले ने बेला से कहा, फिर मेरी तरफ और रत्ना की तरफ देखने लगा। आखिर में इसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम गई। क्यों भाया, 2-2 को लेकर घूमत हो? बड़ा जोर है तेरे अंदर। बकवास बंद करो, अपने ऑफिसर को बुलाओ। बेला ने पुलिस वाले को मुखातिब करते हुए करख्त लहजे में कहा। मारा खुद ऑफिसर हूँ, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तुम है क्या छोकरिया, थल्ले उतर कर अपनी चाल तो दिखाओ। मैं कहती हूँ अपने अफसर को बुलाओ वरना खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतार दूंगी। बेला गुर्राई। ओ भाया, पुलिस वाला करीब खड़े हुए एक आदमी की तरफ देखते हुए बोला। ये छोकरिया मारा वर्दी उतारेगी सबका सामने? मेरी वर्दी जरा पासे को चल के उतारो ना। हाँ माँ, अंधेरे माँ, इसने आखिरी अल्फाज बेला को मुखातिब करके कहे थे और साथ ही एक तरफ इशारा भी किया। बेला पेचोताप खाकर रह गई। इस दौरान सामने से आने वाली एक पुलिस जीप करीब आकर रुक गई। लोग इधर उधर हट गए। इस जीप में एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल थे। जीप रुकते ही वो बड़ी फुर्ती से नीचे उतरा था। सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर होलिस्टर से उतरकर इसके हाथ में आ गया और कांस्टेबलों ने भी राइफलें तान ली। सब इंस्पेक्टर इस कस्बे की चौकी का इंचार्ज था। दूसरे अल्फाज में वो यहाँ का महाराजा था। इसने हमसे तरह तरह के सवाल शुरू कर दिए और फिर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि इसे वायरलेस पर जोधपुर से मेरे और रत्ना के फरार की इतला मिल चुकी थी और इससे शुबा था कि हम वही मफरूर हो सकते हैं। लेकिन इसे शायद तीसरी औरत बेला की मौजूदगी ने उलझा दिया था और जब बेला ने इसे अपने बारे में बताया कि वो कौन है तो सब इंस्पेक्टर जो के बगैर नहीं रह सका। इसकी आंखों में शुबे की झलक उभर आई
वायरलेस पर गुजदर से मेरी बात कराओ, इस तरफ तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं गलत नहीं कह रही, बेला ने कहा। वायरलेस तो चौकी में है, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। चलो हम वहीं चलते हैं, बेला ने कहा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता था जैसे बाजी मेरे हाथ से निकली जा रही है। मुझे ये भी एहसास था कि थाने जाकर हम बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। खतरा तो मैं इस वक्त भी महसूस कर रहा था। हम पुलिस के नरगे में थे, मगर थाने में तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा संगीन होगी। सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले अपनी जीप में सवार हो गए। बेला ने इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने बेला की तरफ देखा तो इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। परेशान क्यों हो रहे हो? बात करते हुए बेला के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इस वक्त बाजी मेरे हाथ में है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें धोखे से नहीं मारूंगी। जब भी वार करूंगी ललकार कर करूंगी। इस वक्त तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। दोनों जीपें आगे पीछे चलती हुई एक गली में दाखिल होकर एक मकान के सामने रुक गईं, जिसका दरवाज़ा काफ़ी कुशादा था। चरमपुरम पुलिस स्टेशन का छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ था। हम जीप से उतरकर पुलिस वालों के साथ अंदर आ गए। मैं बेला के साथ था और इस तरह जुड़ा हुआ था कि राइफल की नाल इसके पहलू को छू रही थी। मैंने ये तय कर रखा था कि अगर बेला ने कोई फरेब दिया तो अपने अंजाम की परवाह किए बगैर फायर खोल दूंगा। हम लोग सब इंस्पेक्टर के कमरे में आ गए। कांस्टेबल बाहर ही रुक गए। सब इंस्पेक्टर ने मेज़ पर रखे हुए वायरलेस के हेडफोन कान से लगा लिया और सेट ऑन करके फ्रीक्वेंसी मिलाने लगा। वैसे मैंने महसूस किया था कि बाजार में जब बेला ने किसी गजदर का नाम लिया था तो सब इंस्पेक्टर कुछ मरूब हो गया था और इसके रवैये में भी किसी हद तक तब्दीली आ गई थी। राब्ता कायम होते ही सब इंस्पेक्टर ने हेडफोन बेला की तरफ बढ़ा दिया। बेला ने हेडफोन कानों पर लगाया और सेट पर किसी कदर झुक कर बात करने लगी। इसका लहजा ऐसा था जैसे अपने से किसी कमतर आदमी से बात कर रही हो। तकरीबन 5 मिनट बात करने के बाद बेला ने हेडफोन दोबारा सब इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया। वो भी 3-4 मिनट तक बातें करता रहा। फिर इसने हेडफोन उतार कर सेट पर रख दिया और उठकर खट से बेला को सैल्यूट झाड़ दिया। फिर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मारो वास्ते कोई खिदमत मैडम। शुक्रिया, बेला ने जवाब दिया। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। अगर वो लोग गायब हो गए तो बहुत बुरा होगा। कोई भोजन चाय? सब इंस्पेक्टर बोला। हाँ, भोजन भी करेंगे और चाय भी पियेंगे, मगर यहाँ नहीं, बाहर होटल में बैठकर, बेला ने जवाब दिया। हम लोग दोबारा बाजार में आ गए। इस होटल में बैठ गए जिसके सामने हमारी जीप रोकी गई थी। लोग अब पहले से भी ज़्यादा हैरान थे कि पुलिस वाले हमारे सामने पीछे जा रहे थे। वो कांस्टेबल कुछ ज़्यादा ही बदहवास नजर आ रहा था जिसने बेला को अंधेरे में जाकर वर्दी उतारने के लिए कहा था। बेला ने इसे अपने करीब बुला लिया। क्यों भाया, वर्दी यही उतारोगे या अंधेरे में जाकर? बेला ने मुस्कुराते हुए कहा। मारे को माफ़ कर दो मैडम। वो पुलिस वाला बेला के कदमों पर गिर गया। जाओ, माफ़ किया। बेला के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मगर आइंदा किसी के साथ इस तरह बात मत करना। नहीं करूँगा, कांस्टेबल ने कहा। खाना खाने और चाय वगैरह पीने में 1 घंटा लग गया और जब हम जीप पर सवार हुए तो सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर सैल्यूट किया। इसने ये पेशकश भी की थी कि वो हमें रास्ते में डाकुओं वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमारे साथ हाईवे तक चलने को तैयार है, लेकिन बेला ने इसे टाल दिया। कस्बे से निकलकर जीप एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। स्टीयरिंग अब भी बेला ही के हाथ में था। मैं साथ वाली सीट पर बैठा और राइफल गोद में रखी हुई थी। रत्ना पिछली सीट पर खामोश बैठी हुई थी। वायरलेस पर होने वाली बेला की बातें मैंने भी सुनी थी। गुजदर जोधपुर का पुलिस कमिश्नर था और बेला ने इसे बताया था कि वो हम लोगों की तलाश में दूर तक निकल आई है, लेकिन हमारा कोई सुराग नहीं मिला। रास्ते की बस्तियों से इस बात के शवाहिद नहीं मिले कि किसी ने एक मर्द और एक औरत को इस तरफ कार में सफ़र करते हुए देखा हो। इसने ये शुबा जाहिर किया था कि मुमकिन है हम लोग इस तरफ आने के बजाय मंदौर से कोसियान और फुलारी की तरफ निकल गए हों। वहाँ से हम पोखरान या बीकानेर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। ओसियान मंदौर से बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में था। बेला के अलावा कुछ और पुलिस वाले भी हमारी तलाश में इस तरफ आए थे और पुलिस कमिश्नर गुजदर ने कहा था कि वो इन्हें वायरलेस पर इतला देकर वापस बुला लेगा और ओसियान की तरफ हमारी तलाश शुरू कर दी जाएगी। बेला ने इस मौके पर वाकई अपनी बात का लिहाज रखा था। वो अगर चाहती तो बड़ी आसानी से हमें गिरफ्त में लिया जा सकता था। मुज़ाहमत की सूरत में हमें मौत के घाट भी उतार दिया जाता, लेकिन इस वक्त बेला ने अपनी ये बात सच कर दिखाई थी कि वो मुझे धोखे से नहीं मारेगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।